नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। चलिए खबरों की रुख करते हैं। पीएम मोदी ने शनिवार को देश के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों, विभिन्न मंत्रालय के सचिवों, राज्य के मंत्रियों और जिला अधिकारियों से सीधा संवाद किया। उन्होंने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के सफल क्रियान्वयन के बारे में जानकारी ली। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की समीक्षा बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने प्रदेश के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट नूह को ग्लोबल पहचान देने के लिए कार्य करने के लिए आपको बताते चले यहाँ पे कि पीएम मोदी ने प्रदेश के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट नूह को ग्लोबल पहचान देने के लिए कार्य करने और जिले की खूबियों पर आधारित वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रदेश सरकार की प्रशंसा की। पीएम मोदी ने मेवात में चल रहे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस जिले को जब 2018 में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की सूची में शामिल किया गया तब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की दर 50% 61% थी, जो सरकार के निरंतर प्रयासों के बाद बढ़कर 92% हो गई है। यह प्रदेश सरकार और प्रशासन के लिए गर्व की बात है। तो वहीं पीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक के बाद उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नूह जिले का चयन किया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ समय में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर इस जिले को मिलने जा रहा है। उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि मेवात जिला लगातार अपनी रैंकिंग में सुधार कर रहा है। जिले को संबोधित करते हुए आपको यहाँ बताते चलें कि जिले के संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी जिले को पिछड़े जिले की सूची से बाहर निकालने में भरपूर मेहनत कर रहे हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने हरियाणा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को सभी गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ क्लीन हरियाणा अभियान चलाने के निर्देश दिए, जिसके तहत अब हरियाणा पुलिस जुआ, सट्टा, अवैध शराब और नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों की कमर तोड़ने का काम कर रही है और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। इस पर गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि या तो हरियाणा में रहने वाले लोग अपराध छोड़ दें या फिर हरियाणा किसी भी अपराधी को बख्शा ना जाए। मैंने हरियाणा के सभी पुलिस अधिकारियों को ये कहा है कि हरियाणा में गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ क्लीन हरियाणा अभियान चलाया जाए। किसी भी अपराधी को बख्शा ना जाए। अपराधी या तो गलत काम करना छोड़ दें या हरियाणा छोड़ दें और उनके द्वारा चलाए गए अभियान की डीजीपी लेवल पर रेगुलर समीक्षा की जाएगी। अपराधियों के खिलाफ जो है वो हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बयान देते हुए कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में धमकी के मामले को गंभीरता से लिया गया है। इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि सरकार पारदर्शिता से नौकरियां दे रही है। इस बीच यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा में 16% टीचरों ने टीके नहीं लगवाए हैं। उन्होंने अध्यापकों से अपील की कि टीचर बच्चों के लिए आदर्श होते हैं, उन्हें टीका लगवाना चाहिए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि बच्चों ने टीकाकरण में उत्साह दिखाया और रिकॉर्ड भी बनाया है। मैंने ये बात कही थी आपके सामने, लेकिन अभी कोर्ट का निर्णय आया है तो उसने कोर्ट ने कहा कि हम किसी के साथ भी जबरदस्ती नहीं कर सकते इंजेक्शन लगवाने के लिए। ये उसकी अच्छी है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से आज भी ये बात कहूंगा और टीचरों से भी ये बात कहूंगा कि वो टीचर जो है वो बच्चों के लिए आदर्श होता है और निश्चित तौर से उन्हें जो वैक्सीन है वो लेनी चाहिए। और मैं इस बात से बेहद खुश हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं उन्होंने कमाल कर दिया। जितनी कम टाइम में जितने ज़्यादा बच्चों ने डोज ली है
अपने आप में रिकॉर्ड है। और मैं समझता हूँ जल्दी ये सारा क्लियर हो जाएगा। बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने डोज ली। बहुत अच्छे एडमिशन अभी तक हो चुके हैं। अभी तक जो 41,331 लोगों ने अप्लाई किया था, उनमें से 19,536 के एडमिशन हो चुके हैं, जो कि 47.3% बैठता है। जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे से संपर्क ही नहीं किया, मतलब उन्होंने फार्म तो भर दिया लेकिन संपर्क नहीं किया, तो वो 7,959 है। और जो रिजेक्ट केस हुए जिनकी आमदनी ज्यादा थी किसी वजह से, वो है 1,715। तो ऐसे 9,684 जो केस हैं वो रिजेक्ट हो गए, समझ लो, या संपर्क नहीं किया या रिजेक्ट हुए, तो 23.5 बैठते हैं। इस तरीके से जो केस क्लियर है अब तक तो 70.7 है। तो इतने प्रतिशत हो चुका है। और आज तक का ही रिकॉर्ड है कि आज तक सबसे ज्यादा जो हुई वो अब तक की है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अप्लाई किया था, एडमिशन नहीं है, तो उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। तो सबको पता है आजमा किसका अच्छा है। और जिस टाइम कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम कितना भ्रष्टाचार, किस प्रकार के घोटाले होते थे, अखबारों में भी छपते थे। लेकिन सरकार को 7 साल लगे बड़े, आज तक कोई घोटाला इस प्रकार की कोई बात नहीं है। अगर कहीं भी सरकार को नजर आया तो विपक्ष ने मुद्दा तब तक नहीं उठाया, उससे पहले तो सरकार ने उस पर एक्शन ले लिया। कहीं भी कोई भी आज तक हुआ, अगर सरकार के ध्यान में आया तो सरकार ने उस पर कार्रवाई की। और ये भी अगर मामला है डांडमवाड़ा में, तो इसमें सरकार कार्रवाई कर रही है। और जांच आपके सामने है, जहां पहले जांच हुई थी उससे सरकार सेटिस्फाई नहीं, और जो एक रिटायर्ड IAS अफसर है उनको जांच दे दी, जो पहले गृहस्थी भी रहे हैं, तो SS प्रसाद जी को जांच दी कि निष्पक्ष दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। कोई आधार नहीं है कांग्रेस का। देखिए, अब कांग्रेस कुछ भी नए नए पैंतरे अगर दिखाना चाहती है, कुछ करना चाहती है, मुझे लगता है कांग्रेस की, अगर कांग्रेस की 2-4 सीटें भी आ जाती हैं तो बड़ी उपलब्धि होगी। अगर 5 सीटें भी कांग्रेस पूरी उत्तर प्रदेश में जीत जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। 5 सीटें भी मुझे लगता है कि 5 सीटें भी कांग्रेस जीत सकती है। स्वयं प्रियंका गांधी अपने आप भी चुनाव जीतते, वो बड़ी बात है। गणतंत्र दिवस के दिन राजपथ पर चलने वाली झांकियों में हरियाणा की झांकी खेल के क्षेत्र में भारत की गौरव प्रदर्शन करती दिखाई देगी। दरअसल 2 हिस्सों में बनी हरियाणा की झांकी के अगले हिस्से में घोड़े और शंख होंगे। झांकी के दूसरे हिस्से के 4 भागों में बांटा गया है। पहले हिस्से में ओलंपिक की तर्ज पर बने अखाड़े में 2 पहलवान कुश्ती का डेमो देंगे और 2 हिस्से में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हरियाणा के 10 खिलाड़ी होंगे। वहीं झांकी के अंतिम हिस्से में भाला फेंकने की मुद्रा में ओलंपियन नीरज चोपड़ा की आदमकद प्रतिकृति होगी। राजपथ पर आपको बता दें कि राजपथ पर चलने वाली झांकियों में हरियाणा की झांकी खेल के क्षेत्र में भारत के गौरव प्रदर्शन करती दिखाई देंगी। गणतंत्र दिवस के दिन राजपथ पर चलने वाली झांकियों में हरियाणा की झांकी खेल के क्षेत्र में भारत के गौरव प्रदर्शन करती दिखाई देंगी। आपको बता दें कि 2 हिस्सों में बनी हरियाणा की झांकी के अगले हिस्से में घोड़े और शंख होंगे। झांकी के दूसरे हिस्से को 4 भागों में बांटा गया है। पहले हिस्से में ओलंपिक की तर्ज पर बने अखाड़े में 2 पहलवान कुश्ती का डेमो देंगे और वहीं 2 हिस्सों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हरियाणा के 10 खिलाड़ी होंगे। वहीं झांकी के अंतिम हिस्से में भाला फेंकने की मुद्रा में ओलंपियन नीरज चोपड़ा की आदमकद प्रतिकृति होगी। आपको बताते चलें कि राजपथ पर हरियाणा की झांकी होगी। राजपथ पर चलने वाली झांकियों में हरियाणा की झांकी खेल के क्षेत्र में भारत के गौरव प्रदर्शन करती दिखाई देंगी। वहीं 2 हिस्सों में बनी हरियाणा की झांकी के अगले हिस्से में घोड़े और शंख होंगे। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार शर्मा ने ठुकराल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्राइवेट स्कूलों के मुखियाओं की बैठक ली। बैठक में शिक्षा बचाओ स्कूल खोलो अभियान का एक पोस्टर भी रिलीज किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार शर्मा ने कहा कि हरियाणा, आपको बताते चलें कि हरियाणा सरकार का नारा है पढ़ेगा हरियाणा तो बढ़ेगा हरियाणा, लेकिन कोरोना के नाम पर स्कूलों को बंद करने से हरियाणा आगे कैसे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि 8वीं की बोर्ड परीक्षा 1 साल के लिए टाल देनी चाहिए,
क्योंकि पहले से ही बार बार स्कूल बंद करने से बच्चों पर मानसिक दबाव है। साथ ही ये भी कहा कि 24 जनवरी को 22 जिलों में उपायुक्त के माध्यम से सीएम को स्कूल खोलने के लिए ज्ञापन भेजेंगे। इसके अलावा 25 जनवरी को 90 विधानसभा क्षेत्र में हर एमएलए को भी ज्ञापन देकर स्थिति से अवगत कराया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सही शिक्षा तो प्रैक्टिकल रूप से दी जा सकती है, बच्चों को शिक्षा से वंचित न रखा जाए। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा की तरफ से सभी पत्रकार साथियों का अभिनंदन, स्वागत। आज की हमारी ये बैठक प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने कोरोना काल के आड़ में जो हरियाणा के स्कूलों को बंद करके बच्चों को शिक्षा से वंचित रखा गया है, इसके लिए एक पूरे प्रदेश में मूवमेंट हमने चला रखी है। पूरे प्रदेश में एक अभियान शिक्षा बचाओ स्कूल खोलो अभियान, उसको हमने नाम दिया है, जिसका पोस्टर आज हमने यहाँ रिलीज किया है। तो इसके तहत हरियाणा के सभी मंत्रियों से हमारी मीटिंग हो चुकी है इन स्कूलों को खोलने के लिए, और अगली कड़ी में 24 तारीख को 22 के 22 जिलों में जिला उपायुक्त के माध्यम से हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी को हमें ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, यूनिसेफ है, चाहे आपका रिजर्व बैंक है, इनके सभी गवर्नर ने, निदेशकों ने ये कहा है कि कोरोना के आड़ में बच्चों को शिक्षा से वंचित ना रखा जाए। तो इस प्रकार की जो तथ्य पूर्ण जो बातें हैं, उन बातों को लेकर हम एक मुहिम ये चला रहे हैं, जिसमें आप पत्रकारों के माध्यम से आम जन से अपील, क्योंकि इसके पीछे हरियाणा का जो बच्चा पिछले 2 साल से मोबाइल की जो ऑनलाइन क्लास की हम बात करते हैं, उससे मोबाइल का। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे। जुलाना में पुलिस विभाग ने जनता के बीच प्रेजेंट्स डे के रूप में मनाया। इस दौरान जिले की 80% पुलिस सड़कों पर निकली और आने जाने वाली वाहनों की गंभीरता से जांच की। पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार पुलिस अधिकारी सभी थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में विशेष टीमें गठित कर सड़कों पर निकले और जनता के बीच में पहुंचकर जनता की समस्याओं से रूबरू हुए। इस दौरान जगह जगह नाके लगाए गए। वहीं गणतंत्र दिवस को लेकर देखते हुए पुलिस विभाग ने होटल और ढाबों पर भी जांच की। नूह के कवरसिका गांव में फर्जी वोट बनाने के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें कोर्ट ने 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। बता दें कि सरपंच पद के दावेदार पहलू खान और कसम ने फर्जी आधार कार्ड से कुछ लोगों के गांव में वोट बनवाए थे, जिसकी शिकायत जिला चुनाव अधिकारी को दी गई थी, जिसमें सभी नई बनी हुई वोट फर्जी बताई गई है। आपको बताते चलें कि जिसके आधार पर पुलिस ने पहलू खान और कासम सहित 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने गांव कवरसिका में अपने फर्जी आधार कार्ड तैयार करके और उन फर्जी आधार कार्डों के द्वारा गांव कवरसिका में अपने वोट बनवाना चाहते थे। तो इनके नाम सर? अनीस है नाम, पहलू खान है, कासम है और अन्य 3 आरोपी हैं। चरखी दादरी के गांव काकड़ौली सरदार में एक ठगी का मामला सामने आया है, जहां गांव काकड़ौली सरदार निवासी रमेश का आरोप है कि उसके बेटे के, आपको यहां पे बताते चलें कि उनका आरोप है कि उसके बेटे को रेलवे में नौकरी दिलवाने का झांसा देकर गांव के एक व्यक्ति ने 6 लाख रुपए लिए थे, लेकिन नौकरी नहीं लगने पर जब उसने रुपए मांगे तो काफी दिन चक्कर कटवाने के बाद 2,10,000 रुपए तो उसने वापस लौटा दिए, लेकिन 3,90,000 रुपए उसने अभी तक नहीं दिए हैं। वहीं पीड़ित रमेश का आरोप है कि उसने इसके लिए कई बार स्थानीय पुलिस को भी अवगत कराया और एसपी से भी मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी के चलते पीड़ित ने एक बार फिर से बाढ़ड़ा डीएसपी से मिलकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने और रुपए वापस दिलवाने की मांग की है। अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। तो जब बातें आई, इसने 6 लाख रुपए दे रखे थे,
तो जब नौकरी नहीं लगी तो 2,10,000 रुपये जैसे तैसे करके इसने बाजे उसे वापस ले लिए। 3,90,000 रुपये इसके बाकी रह गए। तो बार बार कहने के बावजूद जब बातें है ये उसके पीछे घूमता फिरता रहा तो उसने इसके 3,90,000 रुपये नहीं दिए। तो आखिरकार में इसने बातें परेशान होकर अपना समाज और भाईचारे का जब सहारा लेना चाहा तो इसने एक गांव की पंचायत बुला ली। तो जब पंचायत हुई तो जब चौकीदार के माध्यम से उसको समाचार दिया गया तो वो पंचायत में नहीं आया। उसके बाद जब 4 गांव की पंचायत हुई तो पंचायत में से बातें बीच में से उठ के भाग गया। तो इस तरह से जब समाज में वो विश्वास नहीं रखता और जब समाज में भाइयों के बीच में नहीं आया तो इसने कानून का सहारा लिया। तो तारीख 12/10/2021 को बाड़ा थाने में इसके बारे में एक दरखास्त रमेश कुमार ने दी प्रवीण के खिलाफ। तो पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बावजूद ये एसपी साहब से बातें मिले और लिखित में एक दरखास्त। कनाडा भेजने के नाम पर हुए धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने एक महिला सहित 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार वर्ष 2017 में करनाल में रहने वाले युवक से कनाडा जाने के नाम पर 14 लाख रुपए लिए थे। आपको यहां पे बताते चलें कि पुलिस के अनुसार वर्ष 2017 में करनाल में रहने वाले युवक से 14 लाख रुपए लिए थे और उसे वीजा के नाम पर फर्जी वीजा थमा दिया था। जब पीड़ित को इस बारे में जानकारी लगी तो उनसे पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला समेत उसके साथी को हिरासत में ले लिया। रेवाड़ी में तेल चोरी करने वाला अंतर्राज्यीय गिरोह पकड़ा गया है। गिरोह में शामिल एक बदमाश की गर्लफ्रेंड पहले तेल पाइपलाइनों की रेकी करती और उसके बाद गिरोह के बदमाश वारदात को अंजाम देते। आपको बताते चलें कि रेवाड़ी पुलिस ने गिरोह में शामिल 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उनसे लगातार पूछताछ भी की। पुलिस ने आरोपियों के पास से 25 लाख रुपए के पेट्रोल से टैंकर और अन्य सामान भी बरामद किए। हरियाणा में पेपर लीक मामलों में सोनीपत एसटीएफ टीम लगातार आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है। इसी कड़ी में एसटीएफ में सोनीपत के गांव थाना कला के रहने वाले मोनू उर्फ मंजीत नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। मोनू 8 लाख रुपए लेकर शिक्षार्थियों का एयरफोर्स का पेपर पास करवाता था। हरियाणा सरकार ने इस पूरे मामले में एक हाई लेवल टीम बनाकर मामले की गहनता से जांच करने के आदेश दिए, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई खुलासे किए और पेपर लीक मामले के सरगना आपको बताते चलें कि हरियाणा में पेपर लीक मामले में सोनीपत एसटीएफ टीम लगातार आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है। इसके लिए एक हाई लेवल टीम बनाकर मामले की गहनता से जांच करने के आदेश दिए, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई खुलासे किए और पेपर लीक मामले के सरगना रोबिन समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब इसी कड़ी में सोनीपत एसटीएफ में मोनू उर्फ मंजीत नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। आज हमने पेपर लीक मामले में एक मोस्ट वांटेड अपराधी है जिसके ऊपर 15,000 रुपए का हरियाणा सरकार ने इनाम रख रखा है, जिसका नाम मोनूदेव अलियास मंजीत है। थाना कला का खरखोदे का रहने वाला है, जो कि काफी टाइम से पेपर लीक मामले में वांछित चल रहा था। इन्होंने एयरफोर्स के पेपर में पेपर लीक करवाए थे। सर, क्या भूमिका थी पूरे पेपर लीक मामले को लेकर इसकी मंजीत की? ये अलग अलग जो दलाल होते हैं उनसे कैंडिडेट लेके और आगे पेपर में सेंटर में सेटिंग करके पेपर क्लियर करो। सर, रोबिन के साथ तार जुड़ेंगे? नहीं, ये रोबिन के खिलाफ नहीं, ये एक दूसरा गैंग है जो पानीपत सदर थाने में दर्ज है, जिसमें 4 मोस्ट वांटेड थे जिन पे इनाम हो रखा था। एक को कुछ दिन पहले ही एसटीएफ ने पकड़ा था, अब हमने पीछे पकड़ा था उसको, और उसी की सीरीज में जो है ना इसको अरेस्ट किया। साइबर सिटी की शीतला कॉलोनी में खाना बनाते समय रसोई गैस सिलेंडर फटने से दर्दनाक हादसा हो गया।
इस घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया। आपको बता दें कि सभी घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। चश्मदीद की माने तो हादसा इतना जबरदस्त था कि घर की छत में छेद हो गया और कमरे में आग लग गई थी। हमें पता, ये खाना बनना, बच्चे खाना बना रहे थे, हम अपनी सब्जी की रेडी लगा रहे थे यहाँ पे। अब ये पता नहीं क्या हुआ बाद में, क्या नहीं हुआ। जब आग लगी उसके बाद पहुंचे थे हम, सारे भाग के पहुंचे। फिर तो आप आए तो क्या कुछ देखा था आपने आके? आग बुझाने लगे सारे। फिर हमारी मिसेज से चोट लग रखी है, वो पैर फ्रैक्चर हो रखा है। तो पुलिस कब आई थी? थोड़ी देर में पुलिस आ गई थी। खबर सोहना से है, जहां के गांव भौंडसी में बीती देर रात एक टेंट हाउस के गोदाम और 3 मंजिला रिहायशी आवास में अचानक आग लग गई। गोदाम आग की चपेट में आने से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि आवास में भी काफी नुकसान हुआ है। गनीमत ये रहा कि समय पर आग बुझाने के लिए दमकल गाड़ियां और पुलिस प्रशासन मदद के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि इस आगजनी में परिवार की 2 महिलाएं और 2 लोग समेत 4 लोगों को आग से निकालकर अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। हालांकि घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। वहीं आग बुझाते वक्त दमकल उपकेंद्र के प्रभारी जयबीर भड़ाना समेत 3 लोगों के आग में हाथ पीएफटी पर 112 नंबर से कि भौंडसी गांव में एक मकान में आग लगी हुई है। जैसे ही हम वहां पहुंचे घटनास्थल पर, हमने पहले एक गाड़ी को निकाला, उसमें अपने अजीत फायरमैन, प्रमोद और सलीम अहमद ड्राइवर और धर्मेंद्र ये मौके पर शुरुआत में पहुंचे। इन्होंने देखा तो उसमें 3 आदमी फंसे हुए थे आग में। तो 3 आदमी फंसने के लिए हमने इधर उधर से खाट का भी इंतजाम करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हो पाया। फिर हमने अपनी लेटर को लगा कर दी, वहाँ से उनको निकाला। जो एक बुजुर्ग महिला थी, उनको निकालने में बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि उनकी उम्र 90 साल के करीब थी और वेट भी 90 kg के समथिंग था। और आग जो लगी थी, ये कोई टेंट का काम करते हैं, अपने गुप्ता जी हैं भौंडसी गांव से। चलिए, बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। बने रहिए हर खबर के साथ। नमस्कार।